आदाब। प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उस्मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम लगातार आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, 1969 में हुकूमत हिंद ने मुल्क में सोशल साइंसेस की तहकीक को फरोग देने के मकसद के साथ इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च की बुनियाद रखी। आज मुल्क में सोशल साइंस की तहकीक को फरोग देने में ये इदारा अहम रोल अदा कर रहा है और आज हम आपको इसी इदारे यानी ICSSR के बारे में अहम जानकारी देंगे। बदलते मंजरनामे में इस इदारे ने क्या कुछ नई पहल की है और आने वाले सालों में क्या है इसके मंसूबे, इस सब पर हम अहम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ICSSR से तारुफ कराता ये पैकेज देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च का कयाम 1969 में हुकूमत हिंद ने मुल्क में समाजी उलूम में तहकीक को फरोग देने के लिए किया था। ICSSR हिंदुस्तान में समाजी उलूम में तहकीक को फरोग देने के लिए प्रोजेक्ट्स, फेलोशिप, बैनुल अक़वामी ताउन, सलाहियत साजी, सर्वे और इशाअत के लिए ग्रांट्स फराहम करता है। इसके साथ ही समाजी साइंस की तहकीक की पेशरफ्त का जायजा लेना और इसके सारिफीन को मशवरा देना भी काउंसिल की अहम कारगुजारियों में शामिल है। ICSSR ने हिंदुस्तान में सोशल साइंस कम्युनिटी के दरमियान डेटा के इश्तराक और दोबारा इस्तेमाल के जरिए ताकतवर तहकीकी माहौल को फरोग देना और साथ ही कौमी डेटा सर्विस के तौर पर काम करने के लिए ICSSR ने डेटा सर्विस तैयार की है। समाजी साइंस के तहकीकी प्रोग्रामों और मंसूबों को स्पॉन्सर्स और समाजी उलूम में तहकीक के लिए इदारों और अफराद को ग्रांट्स का इंतजाम करना भी काउंसिल के मकासद में शामिल है। समाजी उलूम में तहकीक के लिए स्कॉलरशिप, फेलोशिप और उन शोबों की निशानदही करना जिनमें समाजी साइंस की तहकीक को फरोग दिया जाता है, इस इदारे की तहकीकी कारगुजारियों में शामिल है। ये काउंसिल समाजी साइंस की तहकीक में मसरूफ इदारों, अंजुमनों को माली मदद भी फराहम करता है। अपने 50 साल से भी जायद के सफर में समाजी उलूम में तहकीक को फरोग देने में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने जो नुमाया किरदार अदा किया है, वो दूसरे मुमालिक के लिए भी एक मशअल राह की हैसियत रखता है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक ICSSR के बारे में समझ लिया होगा। इस इदारे पर और मजीद बात करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम आपको ICSSR यानी इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च पर अहम जानकारी दे रहे हैं। इस इदारे पर और मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा, जो कि मेंबर सेक्रेटरी ICSSR हैं। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद। सर, ये इदारा मुल्क में सोशल साइंस की रिसर्च को फ़रोग देने वाली एक अहम संस्था है। ऐसे में हम आपसे इस इदारे के बारे में और जानना चाहेंगे, साथ ही किस मकसद के साथ इस इदारे की शुरुआत की गई और अब आगे किस मिशन के साथ ये काम कर रहा है। देखिए, सोशल साइंस रिसर्च आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी एक अहम मुद्दा रहा है और मुझे लगता है कि बाकी साइंसेस को, साइंस टेक्नोलॉजी को, बाकी एग्रीकल्चर को, इन तरह की तमाम साइंस को काफ़ी प्रमोशन मिला है, लेकिन सोशल साइंस भी मुझे लगता है कि साथ ही साथ अपना सफ़र तय करती रही है। और 1969 में 1969 में इस संस्था की नींव रखी गई। श्री JP नायक ने इस संस्था की नींव रखी और इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को सोशल साइंस रिसर्च के लिए प्रेरित किया जाए, कोशिश की जाए लोगों को विभिन्न स्कीमों के माध्यम से कि लोग सोशल साइंस रिसर्च की तरफ जाएं, उसमें अपना समय लगाएं और उसमें कैरियर बिल्ड कर सकते हैं तो कैरियर भी बनाएं अपना। और सोशल साइंस रिसर्च से संबंधित विषयों पर सरकार की जो भी मदद हो सकती है रिसर्च के माध्यम से, वो भी की जाए। सर, ICSSR जैसा कि हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा इदारा है जो सोशल साइंस रिसर्च को बढ़ावा देता है। ऐसे में हाल फिलहाल में क्या कुछ नए बदलाव या क्या कुछ नई पहल इस इदारे ने की है इसको बेहतर बनाने के लिए? देखिए, हम लोगों की डिफरेंट स्कीम्स हैं जो सभी सोशल साइंस स्कॉलर्स या जो लोग स्कॉलरशिप में जाना चाहते हैं उनके लिए डिफरेंट स्कीम्स हैं। सेमिनार को लेकर के, फेलोशिप को लेकर के,
रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर के, बुक राइटिंग को लेकर के। तो इस तरह की सभी स्कीम्स हैं, लेक्चर का प्रोग्राम है, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके ऊपर हमारी विशेष स्कीम चल रही है और लेक्चर्स के प्रोग्राम चल रहे हैं, है ना। 2018 में एक नई स्कीम लाए जिसका देश की जो भी समाज विज्ञान है या सोशल साइंस है, उसके रिसर्च हैं या पॉलिसी रिसर्च है, उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसा एक इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस तो 2018 में हमने लॉन्च किया। वो सरकार के विभिन्न विभागों में जो नए इनिशिएटिव्स हैं उसमें कैसा काम हो रहा है या कैसा होना चाहिए, उस मकसद के साथ वो स्कीम लॉन्च की गई। और मैं समझता हूँ उसके अंदर जो पब्लिकेशन हुए वो इंटरनेशनली काफ़ी साइटेड भी हैं। तो मैं समझता हूँ उन माध्यमों से हम कोशिश कर रहे हैं कि ना केवल स्कॉलरशिप की मदद हो पाए बल्कि सरकार की भी कहीं मदद हो सकती है तो वो भी हो पाए। सर, रिसर्च के लिए ICSSR, जैसा कि आपने बताया कि नौजवानों को, रिसर्चर्स को फेलोशिप भी प्रदान करता है। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से एक नौजवान ICSSR के साथ जुड़ सकता है और PhD के बाद ही रिसर्च करने का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है या उससे पहले भी रिसर्च सबमिट की जा सकती है? मैंने आपसे कहा कि हमारी फेलोशिप स्कीम्स डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्कॉलर्स को कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करती हैं। तो जो लोग PhD के लिए रजिस्टर्ड हैं उनके लिए डॉक्टरल फेलोशिप की स्कीम है हमारी। तो PhD के दौरान वो फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग डॉक्टरेट कर चुके हैं, जो PhD हो चुके हैं, वो लोग पोस्ट डॉक्टरल स्कीम का एडवांटेज ले सकते हैं। और जो कैरियर में आ चुके हैं, ऑलरेडी कुछ लेंथ ऑफ सर्विस हो चुका है, अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग फिर सीनियर फेलोशिप या नेशनल फेलोशिप या प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी सारी स्कीम हर समय हमारे वेबसाइट पर रहती हैं। कोई भी कॉल के लिए हम जाते हैं तो वो वेबसाइट पर रहता है। विभिन्न माध्यमों से वो सूचनाएं हम यूनिवर्सिटीज़ तक या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक देश के पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। और पिछले कुछ समय में मैंने देखा है कि देश के युवाओं का और देश की स्कॉलरशिप का रिसर्च की ओर रुझान जो है वो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा है और मैं उसको एक बहुत वेलकम चेंज मानता हूँ। NEP 2020 भी इन्हीं सब विषयों के ऊपर बातचीत करती है और मैं इसको होते हुए भी देख रहा हूँ। जहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पहले काफ़ी स्मॉल रहता था, काफ़ी छोटा होता था, पिछले 6-7 सालों में या 5-6 सालों में वो नंबर काफ़ी बड़ा है और देश के हर कोने से बड़ा है। रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री तक हमारी आउटरीच बढ़ी है, तो वो हमारे लिए डेफिनेटली एक सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है। सर, यहाँ पर आपने NEP की बात करी तो नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ हम एजुकेशन लेवल पे बहुत सारे बदलाव देखने जा रहे हैं, अलग अलग स्तर पर, चाहे वो स्कूल लेवल हो, चाहे वो कॉलेज लेवल हो या फिर अब ये रिसर्च लेवल हो। ऐसे में NEP के लागू होने के बाद क्या बदलाव इस फील्ड में हुए हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत अहम होने जा रही हैं। एक तो ये है कि आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि देश के किसी भी कोने में जिस भी भाषा में बच्चे शिक्षा चाहते हैं वो शिक्षा उन्हें मिलेगी। तो एजुकेशन इन मदर टंग ये एक बड़ा इनिशिएटिव है। दूसरी बात, लगातार सरकार का ध्यान अब मुझे लगता है आने वाले समय में संख्या की जगह गुणवत्ता पर जाएगा। तो क्वालिटी एजुकेशन की हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो अभी रैंकिंग्स आई, इंटरनेशनल रैंकिंग्स आई, उसमें भी देश की जो जगह बन रही है, लगातार हमारे इंस्टीट्यूशंस ऊंची रैंकिंग में जा रहे हैं। मेरा विश्वास ये है कि वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस उससे भी हायर रैंकिंग डिज़र्व करते हैं। अभी तक उनका ओरिएंटेशन वैसा नहीं था, लेकिन आने वाले समय में मैं ये फोर्स ही कर सकता हूँ कि उनका ओरिएंटेशन भी इंटरनेशनल रैंकिंग की तरफ आगे बढ़ रहा होगा। और अभी हम जो स्मॉल प्रेजेंस देखते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग्स में, मुझे लगता है आने वाले समय में हमारी रैंकिंग उससे आगे बढ़ रही होगी। तो मुझे लगता है क्वालिटी एजुकेशन आने वाले समय का बहुत बड़ा ध्येय होगा। हर बच्चा पढ़े और हर बच्चा अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्राप्त करे। तो मुझे लगता है इस मिशन के साथ देश आगे बढ़े।
सर, यहाँ पर हम इंटरनेशनल रैंकिंग की बात कर रहे हैं। अब अगर हम इंटरनेशनल सहयोग की बात करें तो किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने में ये सपोर्ट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से होता है वो काफ़ी अहम होता है। ऐसे में अगर हम स्तर की बात करें तो हमारा स्तर और इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं रिसर्च में, उनका स्तर कैसा है? क्या हम एक ही स्तर पर हैं और क्या हमें कहीं पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? देखिए, किसी भी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की हर समय ज़रूरत रहती है। एक तो हम, दूसरा मुझे लगता है कि हमारे जो टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या टॉप परफॉर्मिंग स्कॉलरशिप है देश की, वो निश्चित रूप से इंटरनेशनल स्तर के ऊपर उनको मैच करते हुए खड़ी है। इसीलिए मुझे लगता है कि देश का कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसके वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ किसी न किसी फॉर्म में कोलैबोरेशन ना हो, तो उनका सहयोग हो रहा है। मैं अपनी संस्था का ही उदाहरण लूँ तो आज हमारा दुनिया में कोई ऐसी बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फंडिंग एजेंसी नहीं है किसी भी सरकार की जिसके साथ हमारा कोलैबोरेशन ना हो रहा हो और हम मिल करके रिसर्च नहीं कर रहे हो या पब्लिकेशन नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस बात को जो ऊपर हम लोग हासिल कर पा रहे हैं, इसको नीचे तक लेकर के जाने की ज़रूरत है। और एनईपी में उसकी पूरी बातचीत भी है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी तक और नीचे फिर कॉलेजेस तक, तो इसीलिए वो लगातार बातचीत आती है टीचिंग इंटेंसिव एजुकेशन या रिसर्च इंटेंसिव एजुकेशन या अ मिक्स ऑफ बोथ। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय क्वालिटी के साथ रिसर्च के ऊपर ज़्यादा अच्छा फोकस कर रहा होगा। और मैं नहीं मानता कि कहीं भी इस चीज़ की कमी है देश के टॉप स्लॉट्स में कि हम लोगों का इंटरनेशनलाइजेशन या इंटरनेशनल एक्सपोजर में किसी भी प्रकार की कमी है। रदर मैं ये देखता हूँ कि इंटरनेशनल बॉडीज़ में भी इंडिया की प्रेजेंस सब्सटेंशियल है, तो उसको मैं एक अच्छे साइन के रूप में या प्रतीक के रूप में। अब क्या कुछ नई पहल ICSSR ने की है? क्या कुछ गतिविधि है इस खास तौर से इस प्रोग्राम को लेकर? हमने एक स्पेशल कॉल दी कि जो लोग सेमिनार, लेक्चर, स्टोरीज, राइटअप्स इसके ऊपर करना चाहते हैं तो हम उनकी मदद करना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ लगभग 125 सेमिनार हम लोग इसके ऊपर करा चुके हैं। और बहुत बच्चों ने, हमने एक इनिशिएटिव ये भी लिया कि जो लोग अंडर ग्रेजुएशन में हैं या PG कर रहे हैं, वो लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखें। तो उनके राइटअप्स भी हमारे पास आए, उनको हम बुक की फॉर्म में पब्लिश भी करना चाह रहे हैं। और 75 years ऑफ सोशल साइंस रिसर्च और 75 years ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एंड पेटेंट्स, इसके ऊपर हमारी इच्छा है कि कुछ रिसर्च वर्क अच्छा आने वाले समय में प्रकाशित किया जाए। सर, बीइंग अ मेंबर सेक्रेटरी ऑफ ICSSR, वो कौन सा ऐसा गोल है जो आप अपने टेन्योर में पूरा होता देखना चाहते हैं? देखिए, कुछ गोल तो जो हमने रखे थे वो ऑलरेडी हम कुछ अचीव कर पाए। जब मैंने एज मेंबर सेक्रेटरी यहाँ ज्वाइन किया तो देश करीब 10,500 पेपर स्कोपस की स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्रकाशित करता था। आज भारत 32,000 से ऊपर पेपर प्रकाशित कर रहा है। हमारी रैंकिंग 11 से 12 के बीच में रहती थी और हमारा शेयर इंटरनेशनल रिसर्चेस में 2% से नीचे था। आज हमारा वो शेयर बढ़कर के 4.4% के आसपास है और हमारी रैंकिंग 5th है। तो काफ़ी कुछ मुकाम हासिल हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि भारत को हम सभी लोग अमेरिका, चीन के साथ ही देखना चाहते हैं ऊपर की रैंकिंग्स में। तो मुझे लगता है कि उसके लिए अभी थोड़े और प्रयास की ज़रूरत होगी और वो हम हर स्तर पर कर भी रहे हैं। सर, यहाँ पर फेलोशिप के अलावा किस तरह की और सुविधाएं स्टूडेंट्स को दी जाती हैं? साथ ही अगर हम और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो किस तरह से ICSSR उनको सहयोग देता है? देखिए, इंस्टीट्यूशंस को हमारे प्रोजेक्ट्स, रिसर्च स्कीम्स, रिसर्च प्रोग्राम, स्पेसिफिक कॉल, जैसे कोविड के ऊपर हमने स्पेशल कॉल दी और वो कॉल UNO ने नोटिस भी किया और उन्होंने हमारे साथ एंगेजमेंट किया और उन्होंने UN रोड मैप फॉर कोविड-19 रिकवरी का जो अपना नया इनिशिएटिव लिया, उसमें ICSSR भी पार्टनर कर रहा था और उसका एक पिलर के लिए हमने काम किया।
तो आप काम भी कर रहे हैं और लगातार नोटिस भी हो रहे हैं। जहाँ तक यंग स्कॉलरशिप को तैयार करने की बात है, तो जॉब में आकर के या पीएचडी के वक्त पर या पोस्ट पीएचडी एज पोस्ट डॉक्टरल फेलो, ये सब वो काम कर सकते हैं। और जहाँ लर्निंग की बात है कि स्कॉलर को तैयार करना, तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हमारा इन सर्विस फैकल्टी के लिए भी है और यंग स्कॉलर्स के लिए भी, जिसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोग्राम कहते हैं, विद इन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। तो यंग स्कॉलर्स हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको ऐसे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से करें। साल में 60-70 प्रोग्राम ऐसे हम करते हैं देश के विभिन्न कोनों में, और जिसमें एक प्रोग्राम में 40 कम से कम पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो लोग भविष्य के स्कॉलर के रूप में तैयार हो रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम ये अच्छी कोशिश करते हैं, और स्कॉलर्स भी जो कर उसको जारी रखेंगे। वो 3-4 प्रोग्राम में ऐसे प्रतिभागिता करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छे स्कॉलर के रूप में कहीं ना कहीं तैयार। सर, यहाँ पे आपने कोविड का जिक्र किया। अगला सवाल मेरा आपसे कोविड के बारे में ही होने वाला था कि ये जो 2-2.5 साल रहे, जो हम सबके लिए बहुत चैलेंजिंग रहे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहे, क्योंकि हमको वो ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पर आना पड़ा। ऐसे में आईसीएसआर में जो रिसर्चेस हो रही थी, उनकी गतिविधियों पे किस तरह से फ़र्क पड़ा? और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, जो आपके यहाँ से जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स निकलते हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, कोविड ने हम सबकी लाइफ पर थोड़ा बहुत असर डाला, लेकिन हम लोगों को भी ऐसा लगता था कि जितना रिसर्च का काम देश में हो रहा है, सोशल साइंस रिसर्च की मैं मुख्य रूप से बात करना चाहूँगा, तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये डाउट था कि हमारा जो रिसर्च में जो 28,000-27,000 पेपर पहले हम पब्लिश कर रहे थे, वो कहीं नीचे गिर सकता है। लेकिन जब स्कोपस की स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आई, तो वो लगातार बढ़ती हुई स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने थी। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था ये, और कहीं ना कहीं इसने ये संदेश भी दिया कि लोग घरों में बैठे भी अपना काम कर रहे थे। दूसरा, आईसीएसआर का जो नेस्डॉक है, नेशनल सोशल साइंस डाटा सेंटर, हमने भरकस कोशिश की कि जिस भी स्कॉलर को हमारी किसी भी सर्विसेज की ज़रूरत है, दुनिया के किसी भी रिसर्च पेपर की ज़रूरत है, यदि वो हमको मेल से लिखता है या टेलीफोन से भी या अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजता है, तो हम उसको वो पेपर अवेलेबल ऑनलाइन करा देते हैं। तो दुनिया की लाइब्रेरी से, जर्नल से, लाखों जर्नल्स को हम उनके कंसोर्शियम्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो नई नॉलेज जनरेट हो रही है रिसर्च के माध्यम से, सोशल साइंस की मैं बात कर सकता हूँ, वो हम कहीं तक भी पहुँचाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि उसी का कहीं ना कहीं रिजल्ट है कि पूरे देश की स्कॉलरशिप 27,000 से 30,000 और 30,000 से 32,000 पर कोविड के पीरियड में ही गई। तो वो हम सब लोगों के लिए पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन हो। सर, कोविड के दौरान जो ये हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म पर आए, जिसको हम ऑनलाइन टीचिंग कह रहे हैं, अब जब हम कोविड से बाहर आ गए, तो क्या आपके यहाँ पे ये सुविधा है कि अभी भी स्टूडेंट्स अगर चाहें तो एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं? डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोविड ने जो लेसन्स हमको टीच किए हैं, जो सिखाए हैं, उसमें ऑनलाइन के लिए हमारी अडेप्टेबिलिटी भी एक बड़ा लेसन है। और मैं नहीं समझता, दुनिया आगे बढ़ती है, वो चेंज को भी अडॉप्ट करती है और चेंज से सीखती भी है। तो आने वाला दुनिया जो है, मैं उसको डेफिनेटली एक ऐसी दुनिया के रूप में देखता हूँ जिसमें फिजिकल कांटेक्ट होगा, एक दूसरे से बातचीत होगी, इंटरेक्शंस होंगे, लेकिन जो लोग डिस्टेंसेस पर होंगे, किसी वजह से नहीं आ पा रहे होंगे, तो वो लोग भी फैसिलिटेट हो रहे होंगे और वो डेफिनेटली ऑनलाइन मोड में ज्वाइन कर रहे होंगे। आज दुनिया की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन मोड में या हाइब्रिड मोड में हो रही हैं। तो टीचिंग और टीचिंग टूल्स मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसी तरह से डेवलप करने होंगे कि जो व्यक्ति एक डिस्टेंस के ऊपर है और किसी तरह से फिजिकल वे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो उस तक भी वो नॉलेज या लर्निंग पहुंच पाए। तो इसकी तैयारी मुझे लगता है कि देश ने की है और वो आने वाले समय में और इंटेंसिफाई हो। सर, गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेके फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स के मैदान में आपने अहम रिसर्च की है। हाल ही में आप साइंस काउंसिल ऑफ एशिया के वाइस प्रेसिडेंट
मुझे लगता है कि कामयाबी तो दूसरे लोग देखते हैं, आपको तो अपना काम ही देखना होता है। तो मैं अपना काम करता चला गया और जो चीज़ रास्ते में आई वो अपने आप हासिल होती गई, तो मुझे उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। और मुझे लगता है कि हम लोग भी कामयाबी को परिभाषित ना करें, अपने काम को परिभाषित करें, तो डेफिनेटली कोई भी आदमी उसके माध्यम से आगे सर ये तो आपका बड़प्पन है। अगला सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि जो नौजवान रिसर्च की फील्ड में आना चाहते हैं, ख़ासतौर से सोशल साइंस रिसर्च की फील्ड में और ICSSR से जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जो रिसर्च का पूरा फील्ड है किसी भी एरिया में, चाहे सोशल साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, उन सब में लोगों को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आज किसी भी फील्ड में प्रोफिशिएंसी के लिए व्यक्ति को 8 से 10 साल लगातार लगाने पड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में, लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे दिखाई देती है कि देश में जो स्टूडेंट्स इन जनरल हैं उनका रिसर्च की तरफ ओरिएंटेशन भी बढ़ा है, और वो मुझे लगता है कि देश के एडवांसमेंट या डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो IIMs में, IITs के अंदर सभी जगह रिसर्च प्रोमिनेंस में आई है। तो मुझे लगता है वो यूनिवर्सिटी सिस्टम, नीचे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी वो फिनोमिनन मुझे लगता है कि परकोलेट करेगा, और आने वाले समय में स्टूडेंट इस बात को समझते हुए हर देश कुछ ना कुछ फेजेस से निकलता है। आज हम उस फेज से निकल रहे हैं कि लाइफ का ऑब्जेक्टिव या डिग्री का ऑब्जेक्टिव मेयर मनी मेकिंग या इनकम अर्निंग नहीं है, उससे आगे जा रहा है। तो वो नॉलेज क्रिएशन की तरफ भी जा रहा है। इस बात को समझते हुए यूथ देश का आगे है। सर यहाँ पर हम इंटरनेशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात करी हमने कि किस स्तर पर हैं भारत और बाहर की रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। अब अगर हम फॉरेन कोलैबोरेशन की बात करें तो ICSSR की फॉरेन कोलैबोरेशंस किस किस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं? देखिए, दुनिया की सभी करीब करीब महत्वपूर्ण एजेंसियों के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, और वो कोलैबोरेशन मल्टीलैटरल और बायलैटरल दोनों स्तरों के ऊपर है। अभी मैंने आपसे बताया कि कोविड-19 के संबंध में हमने UN के साथ कोलैबोरेट किया, यूनेस्को के साथ लगातार हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। इसी तरह से यूरोप इंडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज, चाहे वो मल्टीलैटरल लेवल पर या बायलैटरल लेवल पर ऑपरेट करती हैं, उन सभी के साथ हमने कोलैबोरेट करने की कोशिश की है, और काफ़ी इम्पैक्टफुल रिसर्च करते हुए इम्पैक्टफुल पब्लिकेशंस प्रोड्यूस भी की हैं। और वो उसका रिकॉर्ड आज हमें, चाहे हम UKRI, UK रिसर्च एंड इनोवेशन, ESRC या जर्मनी के रिसर्च एजेंसीज, तो इन सब की बातचीत करें तो वहाँ हमारा साथ, और इधर हम एशिया पैसिफिक में बातचीत करें तो जापान के साथ, कोरिया के साथ, चाइना के साथ, ताइवान के साथ, तो नंबर ऑफ कंट्रीज आर देयर। तो उन सभी कंट्रीज़ के साथ हम बायलैटरली भी, और जहाँ जहाँ मल्टीलैटरल कोलैबोरेशन है। अभी पिछले वर्ष ही हमने रशिया के साथ भी MOU, और रशिया के सारे सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस एक साथ आकर के लेड बाय देयर गवर्नमेंट, उनके साथ भी हमने एक MOU साइन किया। और लास्ट ईयर ही हमें एक इनविटेशन मिला क्लैक्सो की ओर से, जिसके अंदर करीब 70-75 देश जो अफ्रीका से या साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, उन सब से भी हमें कोलैबोरेट करने का मौका मिला। तो हम लगातार पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट सभी महत्वपूर्ण देशों से या उन देशों से जिनकी सोशल साइंस रिसर्च के लिए एक विलिंगनेस है। जब भी हम सोशल साइंस रिसर्च कहते हैं तो कहीं साइड बाय साइड हम पॉलिसी रिसर्च भी कह रहे होते हैं, तो उनके साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है लगातार। और मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि उस कोलैबोरेशन में केवल भारत या इंडिया ही गेन करेगा। मेरा विश्वास है कि जो लोग भी कोलैबोरेट करने हमारे साथ आते हैं, चाहे वो UK से हों या फ्रांस से हों या जर्मनी से हों या US से हों या कनाडा से हों, वो लोग भी इंडियन एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं उससे गेन करते हैं, और वो भी उस सीख को कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जैसे हम उनकी लर्निंग्स को अपनी पॉलिसीज़ में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ओवरऑल एक बहुत सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है।
एक अच्छी बात ये है कि जितना भी फॉरेन कोलैबोरेशन है जो कर आपका मेजर एजेंसीज के साथ है, तो उसका पब्लिकेशन के ऊपर कंट्री के बहुत अच्छा असर पड़ता है, और वो हम लोगों ने पिछले कुछ समय में पढ़ते हुए भी देखा है। सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा, मेंबर सेक्रेटरी ICSSR, जो हमको ICSSR पर अहम जानकारी दे रहे थे। अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में बताते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त आप कहां-कहां पर नौकरियां हासिल कर सकते हैं और कौन-कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च पर आपको आज की हमारी एक खास पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक और खास पेशकश के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।